Good morning, everyone. We studied about the living world in bio. Yesterday, we learned about what is the biology, branches of biology, relation between living and non-living things, and other branches of science, biology, and what are living things. Uh, all things we know about yesterday's class. Today we studied about characteristics of living things. ठीक, लिविंग थिंग्स, लिविंग वर्ड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कल के क्लासेस में बायोलॉजी का मीनिंग समझा, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना, उनका बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और उसका रिलेशन बायोलॉजी से किस प्रकार है, ये सब हमने पढ़ा था। और आज हम लिविंग बींग्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको लिविंग बींग्स बनाते हैं, है ना। मेन ये जो कैरेक्टर्स हैं वो सभी लिविंग बींग्स में होंगे ही। देन फर्स्ट इज़ द शेप एंड साइज। ओके, फर्स्ट देन लिविंग बींग्स आर यूनिक because they express characteristics level of organisms. Body of all living organism consist of cells which contains a living substance called protoplasm. ठीक है, लिविंग बींग्स जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और सभी लिविंग बींग्स में प्रोटोप्लाज्म का होना ज़रूरी होता है। जब तक प्रोटोप्लाज्म है तभी तक उनमें ये सब जो क्रियाएं हमने हेडिंग डाली हैं वो होगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो द फॉलोइंग टाइप प्रोसेस विच कैन डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति के कारण ये सब जो है लिविंग कैरेक्टर जो है उनमें शो होते हैं लिविंग बींग्स में, इसीलिए उसे नॉन लिविंग बींग से हम डिफरेंट कर पाते हैं। तो फर्स्ट इज़ द शेप एंड साइज। All the living things have a definite shape and size, due to which they should easily distinguished from other organisms. सॉरी ठीक है, तो सभी लिविंग बींग्स का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है। लाइक लायन आर डिफरेंट फ्रॉम काउस, मैंगो ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम बनियान ट्री और नीम ट्री, है ना। तो उनके शेप एंड साइज से ही हम पहचान पाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। एंड प्लांट्स आर टोटली डिफरेंट अमंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये सब जो है वो शेप एंड साइज से ही हम पहचान पाते हैं कि वो, यानी शेप एंड साइज जो है उसको पर्टिकुलर एक इंडिविजुअलिटी देता है। ये प्लांट्स है, एनिमल्स है, कौन सा एनिमल्स है, कौन सा प्लांट्स है। सेकंड इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल्स। सभी जो लिविंग बींग्स है वो सेल या सेल से मिलके बने होते हैं। Each cell consists of protoplasm which is enclosed by a membrane called as plasma membrane. A rigid cell wall is present outside the plasma membrane in plant cell. ओके, हमने 9th में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक सेल होता है, कोई भी सेल हम ले लें, एनिमल सेल, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है और एंड अदर ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनल्स विच इज़ नेसेसरी फॉर सेल इज़ प्रेजेंट इन अंडर द प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स हमने पढ़ा था। प्लांट सेल के चारों तरफ एक और थिक लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है ना। ये जो है वो प्लांट सेल का स्पेशलिटी है, सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ओनली वन मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिससे प्रोटोप्लाज्मा जो है वो घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा, लेकिन सेल वॉल ओनली प्लांट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। देन न्यूट्रिशन, all the living things require nutrients for synthesis of protoplasm, their growth and development। प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, सेल के या ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन तो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन मीन्स खाना। ओके। प्लांट्स absorb water and mineral from the soil and take CO2 from environment। Green plant synthesis carbohydrate and other food substance with the help of chlorophyll by the process of photosynthesis। We all know the process of photosynthesis. Green plants absorb carbon dioxide from environment and absorb water from roots, and their green parts, they are present chlorophyll, and they in the presence of sunlight they prepare their own food like carbohydrate and other food substance. Animals obtain their food from the plants, right? Next is the growth and development. Any permanent and irreversible increases in volume and dry weight of an organism is called growth. In plants, growth identify finally with the help of meristematic cells, whereas in animal it is stops after attainment of a definite stage। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जो प्रोसेस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग बींग्स का एक नेसेसरी प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अमीबा में भी देखें, अमीबा जो है वो डिवाइड होकर जब 2 डॉटर अमीबा बनता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपने मदर सेल के जैसे हो जाता है, इसी को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहेंगे। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो स्पष्ट दिखता ही है, बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का हम ले तो एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के थ्रू न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिससे वो एक बड़ा अपने पेरेंट्स के समान शेप एंड साइज को अचीव कर पाता है ना। तो इस प्रकार जो है वो प्लांट्स में हमने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में, आप लोग देखे होंगे कि इसका जो टिप एरिया होता है स्टेम का एंड रूट का, उसमें हमेशा ग्रोथ होते रहता है, जबकि एनिमल्स में जब उसका डेफिनिट शेप साइज बन जाता है तो फिर उसमें ग्रोथ नहीं होता। ओके। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म। Many chemical reactions and physical changes are constantly taking place in all living organisms, and it is called anabolism and catabolism. So metabolism is made up of 2 words, anabolism and catabolism. What is anabolism and what is catabolism? Anabolic process are constructive like photosynthesis, whereas catabolic process are destructive like digestion of food। ठीक है। तो लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हमेशा चलते रहता है। मेटाबॉलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस। ओके। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यहाँ पर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल के अंदर लाइट के प्रेजेंस में
अपना फूड प्रिपेयर करता है। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपलेस्ट फूड फॉर प्लांट, एंड एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। Okay, our body is also consist many product. So in our body also catabolism is found and present. And what is catabolism? Catabolism is destructive. मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बना है, प्रोडक्ट बना है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। लाइक here C6H12O6 in the presence of O2, they made 6CO2 and H2O and many more calories। ठीक है, तो ये हर एक लिविंग बींग्स के अंदर हमको जो भी वर्किंग हो रहा है, लिविंग प्रोसेस हो रहा है, लाइफ प्रोसेस चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और भी जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, या हम बाहरी तौर पे काम कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, ये जो फूड बना है इसी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ब्रेक डाउन करने से क्या होगा, जिससे ये बना था उसी में ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज होगी, जो इसमें स्टोर करके रखा गया था। सनलाइट को इसमें इस रूप में स्टोर किया गया था, यही एनर्जी हमको वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये, इसलिए ये कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ओके, then our sixth point is the irritability. Living beings, whenever they live, are sensitive to changes in the environment, hence shows irritability towards external stimuli, like the plant Mimosa pudica, touch me not, shows response towards touch stimulus, and plants bend towards the source of light। तो इरिटेबिलिटी मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी, जो एटमॉस्फेयर में जो भी है उसका सेंसिटिविटी हमको होता है ना। लाइक जैसे वेदर चेंज होता है तो हमको गर्मी लगती है या ठंडी लगती है, कोई हमको टच करता है तो उसका फील होता है ना। तो एनिमल्स जो है वो इस जो सेंसिटिविटी है उसको तुरंत रिएक्ट करता है, इसलिए पता चलता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स जो है इसको शो नहीं करते, प्लांट्स भी इसे शो करते हैं। आप लोगों ने टच मी नॉट पौधा प्लांट्स के बारे में सुना होगा, छुई मुई का पौधा, इसको ऐसे उंगली से बिल्कुल छुओ तो क्या होता है, इसकी पत्तियां जो हैं वो क्लोज्ड हो जाती है एंड नीचे की ओर झुक जाती है ना। सनफ्लावर के बारे में आप जानते ही हैं कि ये इसका जो फ्लावर होता है वो सन की तरफ रोटेट हो जाता है। और अगर आप एक अंधेरे कमरे में किसी प्लांट्स को रख रहे हो गमले में लगा के और एक साइड से लाइट दोगे तो वो प्लांट्स को क्या होता है, टुवर्ड्स लाइट वो जो है वो ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, सेंसिटिविटी, है ना। नेक्स्ट इज द प्रोटोप्लाज्म। द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच contain a living matter called protoplasm, which is the physical basis of life. All the vital activities take place in protoplasm। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो नॉट ओनली अ सेल बट होल बॉडी ऑफ एनिमल्स या लिविंग बींग्स, ये जो लाइफ प्रोसेस है वो होता है। एक सेल के अंदर भी लाइफ प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके पूरे बॉडी में भी ये जो है वो एक सिस्टम के रूप में होता है। एंड नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। इन ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस
कंटिन्यूसली टू रिलीज एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग बींग्स, ये कंटिन्यूसली चलते रहता है रेस्पिरेशन जब तक लिविंग बींग्स लाइव है। एंड जिस दिन रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है लिविंग बींग्स जो है वो डेड हो जाता है। इन दिस प्रोसेस फूड मटेरियल एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड with consequence release of energy ATP to accomplish all vital activities of the body। इस प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है ना। C6H12O6 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर ब्रेक डाउन CO2 एंड H2O एंड many more energy is released in this process. It is called ATP energy, adenosine triphosphate। ओके तो इसी को हम फिर वर्क करने के लिए बॉडी में जो भी वर्कआउट हो रहा है, जिसको हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, वो जो है वो इसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। Sorry, all living things have the capability to excrete waste materials of their metabolism from their body। जब यहाँ पे जैसे बन रहा है CO2 हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको एक्सक्रीशन करना भी ज़रूरी होता है, बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। जो हम फूड अचीव करते हैं उसमें से जो नेसेसरी है उसको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अननेसेसरी है उसको एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर कर देती है। यही कहलाता है एक्सक्रीशन। ये प्लांट्स, एनिमल्स सभी में पाया जाता है, यानी पूरे लिविंग बींग्स में सारे जो लाइफ प्रोसेस है वो पाए जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स possess the capability to produce their offsprings of their own kids and maintain their progeny। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लिविंग बींग्स अपने जैसे जो ऑफस्प्रिंग है उसको कैसे पैदा कर पाएंगे, और उनका जो इंडिविजुअलिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अपने इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने के लिए सभी लिविंग बींग्स में अपने ही समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है, जिसको कि कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड एडॉप्टेशन। All living things have the power to adjust in form the function itself according to changes in the environmental condition। Adaptability। Example, the wave present in the legs of frog high in swimming, fishes are adapted to live in water, reptiles are adapted to live on the earth, and birds are adapted to fly in the air। एडॉप्टेशन किसको बोलेंगे? लिविंग बींग्स जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वहाँ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उस एटमॉस्फेयर के अनुसार उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी को कहते हैं एडॉप्टेशन। लाइक बर्ड्स को फ्लाइंग के लिए विंग्स होते हैं, फिश को फ्लाइंग के लिए विंग्स होते हैं, फिन्स होते हैं, फ्रॉग को जंप करने के लिए लेग्स होते हैं, एंड मैनी other animals they are found in adaptation to stabilize their atmosphere। ठीक है। next is the movement and locomotion। movement is the characteristics of all living things। it may be from one place to another। in animals and some plants the entire body can move from one place to another। movement of animals from one place to other takes in search of food materials and suitable environment। ठीक है। मूवमेंट्स और लोकोमोशन क्या मतलब? मूवमेंट्स मतलब बॉडी में कोई भी है जो हम हाथ पैर हिला रहे हैं वो मूवमेंट कहलाता है। लोकोमोशन अगर एक जगह से दूसरे जगह चलकर हम जाते हैं, जो प्लेस है वो चेंज करते हैं, तब वो लोकोमोशन कहलाता है। तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है। प्लांट्स में भी मूवमेंट पाया जाता है, लोकोमोशन नहीं पाया जाता, पर मूवमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे सनफ्लावर का सन की ओर रोटेट होना मूवमेंट है,
ठीक है, रूट्स का अर्थ के अंदर जाना और स्टेम का लाइट की ओर ग्रोथ करना मूवमेंट है। और लोकोमोशन जो एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं, ये केवल एनिमल्स में होता है और कुछ एनिमल्स में नहीं भी होता है। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सिबिट अ डेफिनिट लाइफ साइकिल। दे born, grow, develop, reproduce and become sentient and then die. Thus they carry out different life activities in systemic manner। ठीक है, हर एक जो लिविंग बींग्स होता है, इधर दे आर प्लांट और एनिमल्स, एक निश्चित समय तक उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जो नया ऑफिस स्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के समान होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा, फिर अपने ही समान ऑफिस स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। देन धीरे धीरे रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उसमें ख़त्म होती जाती है और उसके बॉडी में डीजेनरेशन होता है एंड लाइफ का एंड हो जाता है। ये प्रोसेस जो है वो लाइफ साइकिल कहलाता है। देन फाइनली डेथ इज़ द अल्टीमेट fate of all the living things found on the earth and it is important for keeping a population under check। सभी जो लिविंग बींग्स है जब डिग्रेडेशन उनके बॉडी में हो जाता है तो उनका डेथ होना ज़रूरी है। ये जो है वो इस अर्थ के अंदर पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो आवर दैट्स इट, it's our today's class and next class we studied about similarities and differences between living and non-living things. So goodbye guys.